हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं श्रीकांत देवांगन। मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट विद श्रीकांत देवांगन सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 का तीसरा क्लास। जिन्होंने पहला क्लास दूसरा क्लास नहीं देखे हैं उन लोग जाके प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आर्थिक सर्वेक्षण का जो फोल्डर वाला जो फोल्डर है उसका मैं लिंक डाल दूंगा। उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो हम लोग पढ़ रहे हैं ओरिजिनल फॉर्म, जो सरकार के द्वारा जारी किया गया ओरिजिनल जो पीडीएफ है, उसी के माध्यम से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसी के माध्यम से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इससे अलग कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि कोचिंग वाले, बहुत सारे कोचिंग वाले अपना बुक तो जरूर लॉन्च करेंगे, उसमें डेटा गलती हो सकता है, और इसमें का जो डेटा है वो ऑथेंटिक है, इसी को ही मान्य किया जाएगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए, तो क्लास में देरी ना करते हुए क्लास प्रारंभ करते हैं। अभी देखने वाले हैं हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 और छत्तीसगढ़ का, जिसका आज क्लास है तीसरा। ठीक है, जिन लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे पहला टॉपिक, आर्थिक समीक्षा, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, ये सभी, ये पेज हो चुका है, ये भी पेज हो चुका है, ये भी पेज हो चुका है, ये भी पेज हो चुका है, ये पेज हो चुका है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग संस्थागत वित्त हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट आप जीके पढ़ते हैं ना, छत्तीसगढ़ जीके, उसमें से आप कृषि टॉपिक पढ़ते हैं, उसका आज आप लोग महत्वपूर्ण डेटा देखने वाले हैं। आज आप लोग देखेंगे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा, वानिकी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा, खनिज टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा, उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा, ये सभी आज देखने वाले हैं। अगला विद्युत से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा, आपके मनरेगा से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा, नगरीय निकाय से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा, शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा, ये सभी आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। कृषि संबद्ध क्षेत्र। ठीक है, देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ये सभी आप जानते हैं, कृषि संबंध क्षेत्र। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ राज्य जो है कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे कृषि को ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसीलिए कृषि टॉपिक हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से हर एक छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें यहाँ से आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे कृषि टॉपिक से। चलिए, शुरुआत करते हैं। अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए कृषि एवं संबंध क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको बता रहा हूं, इसको आपको भूलना ही नहीं है। जब तक आप पढ़ाई करेंगे, या आपके आने वाले जो पीढ़ी है ये भी अगर पढ़ाई करेगी छत्तीसगढ़ के सब्जेक्ट के बारे में, तो ये लाइन जो मैं आपको बता रहा हूं वो एज इट इज रहेगा हर समय तक। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य गठन के समय प्रदेश में निर्मित 3 वृहद, 29 मध्यम, 1945 लघु सिंचाई योजना से कुल 13.28 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित थी। ये हम अपन बात कर रहे हैं राज्य गठन के समय, अर्थात 1 नवंबर सन 2000। छत्तीसगढ़ गठन कब हुआ है जी? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ गठन हुआ था। उस समय यदि आपसे पूछ ले कि सिंचाई परियोजना कितना कितना था, तो बृहद सिंचाई परियोजना, 3 प्रकार के सिंचाई परियोजना होते हैं। एक आपका बृहद सिंचाई परियोजना, एक आपका मध्यम सिंचाई परियोजना, एक आपका लघु सिंचाई परियोजना। एनीकट वगैरह भी होते हैं, लेकिन इसको अपने को नहीं पढ़ना है। तो याद रखिएगा, प्रमुख रूप से 3 सिंचाई परियोजना होती है। एक आपका बृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा मध्यम सिंचाई परियोजना, तीसरा लघु सिंचाई परियोजना, जिसमें बृहद बृहद सिंचाई परियोजना की संख्या थी उस समय 3। 3 बृहद परियोजना के साथ छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था। उसी प्रकार हम देखें, 29 मध्यम सिंचाई परियोजना के साथ छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। 1945 लघु सिंचाई परियोजना के साथ छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। अर्थात इसका मतलब यह है
कि जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना, तब उस समय छत्तीसगढ़ में बृहद सिंचाई परियोजना की संख्या कितनी थी? 3। मध्यम सिंचाई परियोजना की संख्या कितनी थी? 29। और लघु सिंचाई परियोजना की संख्या कितनी थी? 1945। ये तीनों डेटा आपको सपने में भी याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, उस समय कुल सिंचाई क्षमता कितना था? अगर आपसे पूछ ले, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था दोस्तों, उस समय छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता कुल कितना था? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा, 13.28 लाख हेक्टेयर के आसपास उस समय छत्तीसगढ़ की कुल सिंचाई क्षमता थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, इतना को आपको सपने में भी याद रखना है। कभी भी आप छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे, कभी भी, तो ये लाइन आपको जरूर दिखेगा कि उस समय जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, तो उस समय 3 बृहद सिंचाई परियोजना थे, 29 मध्यम सिंचाई परियोजना थे और लघु सिंचाई परियोजना की संख्या थी 1945। और उस समय जब छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ था, तो उस समय छत्तीसगढ़ की कुल सिंचाई क्षमता थी 13.28 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब देखिए, जो अपन पढ़ने वाले आगे, वो वर्तमान डेटा के हिसाब से, अर्थात वो चेंजेस होते रहता है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, पहले कितना था? 13.28 लाख हेक्टेयर जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था तब। अब कितना हो चुका है? तो ये आपका मार्च 2024 की स्थिति तक, अभी 25 चल रहा है, लेकिन हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, तो पिछले साल के बारे में, डेटा के बारे में बताएगा ये। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता कितनी है, तो याद रखिएगा 21.76 लाख हेक्टेयर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है अभी के हिसाब से। ठीक है, ये इतना चीज तो आप सभी जान रहे हैं कि 13.28 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता जब छत्तीसगढ़ गठन हुआ था तब। लेकिन 21.76 लाख हेक्टेयर जब तक कोई पढ़ेगा नहीं इकोनॉमिक सर्वे या इकोनॉमिक सर्वे का बुक, तब तक उसको नहीं पता रहेगा। तो कहां से एग्जाम में लगेगा आंसर? तो याद रखिएगा, 21.76 लाख हेक्टेयर अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ कुल सिंचाई क्षमता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, इसको अपने को भूलना नहीं है। ठीक है, हम लोग एमसीक्यूज के फॉर्म में और भी करेंगे क्वेश्चन, लेकिन ये जो डिटेल फॉर्म है उसको भी देखना अति आवश्यक है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, तो 21.76 लाख हेक्टेयर, अर्थात 21,76,000 हेक्टेयर, अगर ऐसा दे तो भी आपका आंसर लगना चाहिए। 21,76,000 हेक्टेयर के आसपास अभी वर्तमान में मार्च 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ कुल सिंचाई क्षमता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए, अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था, उस समय 13.28 लाख हेक्टेयर आपका सिंचाई क्षमता था हमारे छत्तीसगढ़ का। अभी वर्तमान में कितना है? 21.76 लाख हेक्टेयर है। तो कुल कितना वृद्धि हुआ? ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये लाइन स्पष्ट रूप से इकोनॉमिक सर्वे में लिखा होता है कि इस तरह राज्य निर्माण के पश्चात कुल 8.48 लाख क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, कि अगर आपसे पूछ ले कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है, तो याद रखिएगा 8.48 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है। ठीक, इसका मतलब यह है कि अभी वर्तमान में कितना है जी? वर्तमान में है 21.76 लाख। उस समय कितना था? 13.28 लाख था। ठीक, अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8, एक, 4 में से 5, 4 में से 3 घटाएंगे आएगा 7, 11 में से 11 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 8, ये हो गया। ठीक, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो कितना लाख आ रहा है? 8.74 लाख इसका आंसर, 8.48 लाख हेक्टेयर इसका आंसर आ रहा है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक, चलिए अब देखिए अगला लाइन। ठीक, ये लाइन आपको याद रखना है। वर्तमान में
प्रदेश की सिंचाई प्रतिशत अगर आपसे पूछे, वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई प्रतिशत कितना है, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है 39.27 39.27 39.27 ठीक है, 39.27% है, 39.27% है सिंचाई सिंचाई प्रतिशत। ठीक है, प्रदेश का कुल सिंचाई प्रतिशत अगर आपसे पूछ ले प्रतिशत वाले में तो 39.27% है। यदि आपसे पूछ ले कि छत्तीसगढ़ का कुल मार्च 2024 तक की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है, तो 21.76 लाख हेक्टेयर है, ये याद रखिएगा। चलिए ठीक, चलिए अगला अगला फैक्ट देखते हैं। ये आपका कृषि से संबंधित है कि ये अगर ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कृषि उपज मंडियां की संख्या कितनी है, उप मंडियों की संख्या कितनी है। एक तो याद रखिएगा वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडियों की संख्या है 69। 6 को उल्टा करेंगे तो आएगा 9। ठीक है, 6 यहाँ पे देखिए 6। ठीक, ये इस टाइप से याद कर सकते हैं। ठीक, कृषि उपज मंडी ये 6 को लिखेंगे लिखाएगा उल्टा 9। ठीक, ये आपका कृषि उपज मंडी है। ठीक, पिछले साल इसकी संख्या थी उप मंडियों की 118, लेकिन इस बार हो गई उप मंडियों की संख्या है 121, याद रखिएगा। ठीक, कृषि उपज मंडी की संख्या है मुख्य जो है 69 और इसकी उप जो शाखा है वो है आपका 121। डबल करेंगे तो आएगा लगभग लगभग 121 के आसपास, 4 दूनी 120 है ना, और इसके आसपास आएगा तो 121 आपको याद रखना उप मंडियों की संख्या। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कुल कृषि उपज मंडियों की संख्या 69 वाला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मछली पालन से संबंधित। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में जल क्षेत्र कितना है, ठीक, और इसमें मछली पालन कितने में हो रहा है ये याद रखना है, और ये कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है ये देखना है। ठीक, तो देखिए दोस्तों एक चीज आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए ये 100% जल क्षेत्र है, इतने में अपन के पास पानी है। अपने पास पानी कितना है, ये 100% है। कितना प्रतिशत है जी, 100%। ठीक, अब इसमें देखिए ये 100% कितना है, 2.032 लाख हेक्टेयर, ये छत्तीसगढ़ में जल क्षेत्र है, इतने लाख हेक्टेयर में जल क्षेत्र है। इसमें से यदि आपसे पूछ ले इसमें से यदि आपसे पूछ ले कि कितने में मछली पालन होता है, तो याद रखिएगा इतना आप घेर दीजिए, मछली जल की रानी जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है बाहर निकालो मर जाती है। ये हो गया आपका मछली। अब देखिए इतने जो पानी है, इतने पानी कितना है, तो याद रखिएगा 1.976 लाख हेक्टेयर इतना है पानी। और ये जो कुल अगर मानेंगे 100% 2.02 लाख हेक्टेयर को, तो इतना कितना प्रतिशत आएगा, तो याद रखिएगा इतना आएगा 97.24%। ये डेटा आपको याद रखना है कि अभी वर्तमान में इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार वर्तमान में कितने जल क्षेत्र में मछली का पालन किया जाता है, तो याद रखिएगा 97.24%। 24% जल क्षेत्र में, जल क्षेत्र ना, जल क्षेत्र में, क्षेत्र नहीं बोलेंगे जल क्षेत्र बोलेंगे, क्योंकि कुल जल क्षेत्र कितना है 2.032 लाख हेक्टेयर है। इसको अगर आप अपन 100% मानेंगे तो कितने जल क्षेत्र में, 1.976 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में मछली का पालन किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए, तो ये आपका हो गया कृषि संबंधित डेटा। चलिए, कृषि संबंधित डेटा को अगर हम लोग जब कृषि का टॉपिक पढ़ेंगे तो ये सभी डेटा भी वहां पे अपने को पुनः पढ़ना पड़ेगा। तो ये डेटा आपके माइंड में रखना रहेगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जब छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ था तो उस समय बृहद परियोजना की संख्या थी, बृहद सिंचाई परियोजना की संख्या थी 3, मध्यम से मध्यम सिंचाई परियोजना की संख्या थी 29 और लघु सिंचाई परियोजना की संख्या थी 1945। लेकिन उस समय जब छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ था उस समय कुल सिंचाई क्षमता कितने थे? 13.28 लाख हेक्टेयर उस समय कुल सिंचाई क्षमता था, जो अभी 8.48 लाख हेक्टेयर बढ़ करके 21.76 लाख हेक्टेयर हो चुका है। ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक, वर्तमान में यदि आपका छत्तीसगढ़ कुल सिंचाई प्रतिशत पूछे तो कितना प्रतिशत है जी? 39.27%। ये पिछले वर्ष आप 36%, 37% पढ़े होंगे, लेकिन इस बार इसमें वृद्धि हुआ है। 39.27% छत्तीसगढ़ का कुल सिंचाई प्रतिशत है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल कृषि उपज मंडियों की संख्या कितनी है? तो छह उल्टा करेंगे तो 9, तो 69 कृषि उपज मंडियों की संख्या है। इसके साथ साथ जो उप मंडियां हैं उसकी संख्या कितनी है? तो 121। 69 को अगर आप डबल करेंगे तो आसपास आपको 121 आसपास आएगा। आगे एक, पीछे एक, बीच में 2। ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कुल जो जल क्षेत्र है इसकी कितना है? तो 2.0332 लाख हेक्टेयर है। इसको अगर आप 100% मानेंगे, 1.976 लाख हेक्टेयर में मछली का पालन किया जाता है। और यह कितना प्रतिशत है? तो कुल जो जल क्षेत्र है उसका 97.24% है। ये डेटा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। जो अपन समीक्षा कर रहे हैं वो मेन चीजों का समीक्षा कर रहे हैं और यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। चलिए, तो ये आपका हो गया कृषि टॉपिक। अब देखने वाले हैं अपन सेलेक्ट करके इधर कर देता हूँ। इस टॉपिक से चलिए आगे देखते हैं। वानिकी टॉपिक। वानिकी मतलब वन से रिलेटेड। देखिए, देखिए ध्यान रखिए। जो वन क्षेत्र है, हमारे जो छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र है वो 3 भाग में बटा हुआ है। एक आपका आरक्षित वन, एक आपका संरक्षित वन और एक आपका अवर्गीकृत वन। याद रखिएगा, अगर आप देखेंगे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो प्रमुख रूप से 3 वन क्षेत्र में बटा हुआ है। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आ तोला संरक्षित कर दूं तो का वर्गीकृत है? अवर्गीकृत। ये तरीके से आप याद रखेंगे तो आपका हो जाएगा याद। ठीक है, आ मतलब आरक्षित वन, तोला संरक्षित कर दूं मतलब संरक्षित वन और का वर्गीकृत है? अवर्गीकृत है। तो इस ट्रिक से आप याद रखेंगे तो वन जो क्षेत्र है उसको हम 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। एक आपका आरक्षित वन, एक आपका संरक्षित वन और एक आपका अवर्गीकृत वन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 59,820.78 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, पढ़ चुके हैं। जब स्टार्टिंग हम लोग पढ़ रहे थे तो लिखा हुआ था कि छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 59,820.78 वर्ग किलोमीटर है छत्तीसगढ़ में कुल। अब इसको आप बांट के पढ़ेंगे कि इसमें आरक्षित वन कितना है, इसमें संरक्षित वन कितना है और इसी में अवर्गीकृत वन कितना है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। ठीक, देखिए 59,820 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में से 25,000 के आसपास, लगभग 26,000
25,900 वर्ग किलोमीटर जो है वो आरक्षित वन है, ठीक है। जबकि 24,000 के आसपास आपका संरक्षित वन है, ठीक है। जबकि 9,800 के आसपास अवर्गीकृत वन है, ठीक है। तीनों डेटा याद रखिएगा। 59,820 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में से 25,900 आरक्षित वन के अंतर्गत आता है, जबकि 24,000 के आसपास संरक्षित वन के अंतर्गत आता है, जबकि अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आता है 9,800। ये तीनों डेटा एग्जैक्ट याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा। 25,900 आरक्षित वन, संरक्षित वन 24,000 के आसपास और 9,800 के आसपास अवर्गीकृत वन, ये याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा कौन है जी छत्तीसगढ़ में? तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा, ये भी एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा है आरक्षित वन, ठीक है। उसके बाद आता है संरक्षित वन, उसके बाद आता है अवर्गीकृत वन, ठीक है। याद रखिएगा ये तीनों डेटा। अब देखिए ये जो, अगर आप देखेंगे इसको आप 100% मानेंगे, इसको यदि आप 100% मानेंगे तो ये जो 25,000 है ये कितना प्रतिशत है? तो 25,000 है आपका 40% मान के चलिए, 40,18% है, ठीक है। 25,910 वर्ग किलोमीटर जो है वो कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 40% है। वही संरक्षित की बात करें, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आएगा 43% आएगा, ठीक है। 43% आएगा, याद रखिएगा। जो छत्तीसगढ़ कुल वन क्षेत्र में से छत्तीसगढ़ वन क्षेत्र में वन क्षेत्र की बात करें, उसको अगर 100% लेंगे 59,820 को, तो 43% आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, 40% आपका संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, जबकि 16.5% आपका अवर्गीकृत वन क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ये तीनों डेटा आपका जो 25,900, 24,036, 9,800, ये तीनों डेटा याद रखना चाहिए। उसके बाद जो अगर प्रतिशत में क्वेश्चन आएगा तो प्रतिशत वाला भी आपको याद रखना पड़ेगा। पहला वाला जो आरक्षित वन है 43%, दूसरा वाला जो संरक्षित वन है 40%, तीसरा वाला जो अवर्गीकृत वन है वो 16% है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये तीनों डेटा आपको याद होने चाहिए दोस्तों, ठीक। चलिए अब तेंदुपत्ता के बारे में दिया है, ये तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप एक बार पढ़ लीजिए कि इस बार जो तेंदुपत्ता का जो 2024-25 में तेंदुपत्ता का जो उत्पादन हुआ है वो कितना हुआ है? तो 15.5 लाख के आसपास, मानक बोरा के आसपास एक इस बार तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ है। और एक मानक बोरा में कितने पत्ते होते हैं? 50,000 तेंदुपत्ते होते हैं, ठीक है। और इनको अभी इसी योजना के तहत 5500 रुपए की राशि मिलती है, ठीक है। 5300 टाइप दिख रहा है लेकिन ये 55। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया वानिकी से संबंधित, ठीक। तो वानिकी में रिवीजन कर लीजिए कि जो छत्तीसगढ़ का जो कुल वन क्षेत्र है उसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक आपका आरक्षित वन, दूसरा आपका संरक्षित वन, तीसरा आपका अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन कितना है? 25,900। संरक्षित वन कितना है? 24,036। और आपका अवर्गीकृत वन कितना है? 9,800। यदि हम इसी को प्रतिशत में देखें, कुल में से कितना प्रतिशत है, तो याद रखें 43% आरक्षित वन, जबकि संरक्षित वन आपका 40%, जबकि अवर्गीकृत वन कितना प्रतिशत? 16% के आसपास अवर्गीकृत वन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र कितना है? याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेटा है, 59,820 वर्ग किलोमीटर के आसपास हमारा छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। अपन पढ़े थे वनावरण में चौथा स्थान है। ये आपका वन क्षेत्र कितना है ये भी सब पिछले पढ़ चुके हैं, कितना प्रतिशत है? तो 44 दशमलव कुछ प्रतिशत हम लोग पढ़े थे, ठीक है। ये चलिए देखिए बता देता हूँ। यहाँ पे पढ़े थे हम लोग ये पहले पेज में कि छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल कितना है। तो छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल है आपका 59,820 वर्ग किलोमीटर, जो कि 44.25% के आसपास है प्रदेश के कुल भूभाग का, ठीक। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देख, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, जो प्रदेश के कुल भूभाग का प्रदेश के
कुल प्रदेश का भूभाग कितना है? 1,35,1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और ये उसमें से यदि आप देखेंगे तो 59,820 जो है 44.25% है। ठीक है, याद रखिए। इतना डेटा तो याद रहना ही चाहिए आपका, 44%। ठीक है, ये इसका चल जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला देखते हैं हम लोग खनिज टॉपिक। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ की धरती औद्योगिक खनिजों से परिपूर्ण है। यहाँ एक से एक प्रकार के खनिज मिलते रहते हैं, है ना। ठीक, जिसमें 20 का उत्खनन हो चुका है। चलिए देखते हैं। अपन पिछले बार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे खनिज के बारे में 23-24 का आंकड़ा पढ़ रहे हैं। ठीक, याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24, वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कोयला का कितना है, लौह अयस्क का कितना है, चूना पत्थर का कितना है, बॉक्साइट का कितना है, टीन का कितना है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिए। एक इंपॉर्टेंट डेटा है, इतना याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के खनिज उत्पादन में कोयला उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत रहा, ऐसा क्वेश्चन है। वैसे ही लौह अयस्क का कितना प्रतिशत रहा, चूना पत्थर का कितना प्रतिशत रहा, बॉक्साइट का कितना प्रतिशत रहा, टीन अयस्क का कितना प्रतिशत रहा, ये पांचों डेटा आपको याद रखना। तो देखिए कोयला का कितना प्रतिशत, 20.73% कोयले का। कितना प्रतिशत जी, 20%, याद रखिएगा कोयले का। उसमें 4 कम कर दीजिए तो आएगा लोहे का। ठीक है, कोयला का 20%, 4 कम कर दीजिए आएगा लौह अयस्क का, लोहे का। ठीक है, उसमें से फिर 6 कम कर दीजिए, 6 कम करेंगे तो आएगा चूना पत्थर का। फिर 6 कम करिए आएगा बॉक्साइड। फिर टीन जो है 100% उत्पादन होता है टीन का। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में 100% उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में टीन का। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए अब याद रखिएगा कोयला, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, कोयला। उसके बाद याद रखना है लौह अयस्क। ठीक है, उसके बाद याद रखना है लौह अयस्क। उसके बाद याद रखना है चूना पत्थर। उसके बाद आपको याद रखना है बॉक्साइट। ये क्रम याद रखना चाहिए। ठीक है, कोयला, लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट। कोयला, लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट। ये आपका कितना प्रतिशत है जी, 20%। ये आपका 4 कम करेंगे 16%, फिर 6 कम करेंगे 10%, फिर 6 कम करेंगे 4%। तो याद रखिएगा, ये आपका ट्रिक है। और टी याद रखिएगा, 100%। छत्तीसगढ़ में उत्पादन कोयले कितना होता है, 20%। लोहे कितना होता है, 16%। कोयले का चूना पत्थर कितना होता है, 10%। और बॉक्साइट का होता है 4%। और टीन का होता है 100%। ये चारों पांचों डेटा आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ये डेटा भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुख्य खनिज का आय कितना है और गौण खनिज का आय कितना हुआ। ठीक, चलिए देखिए, ये इसका जो आय है, मुख्य खनिज से कितना पैसा प्राप्त हुआ है खनिज का, तो याद रखिएगा 6,756 करोड़ के आसपास मुख्य खनिज से अपने को पैसा मिला। सोचिए कि छत्तीसगढ़ जो सरकार है मुख्य खनिज से कितना पैसा कमा रही है। तो एक साल में सोचिए, एक साल में कितना पैसा कमा रही है, 6,756 करोड़ के आसपास पैसा कमा रही है छत्तीसगढ़ सरकार एक वर्ष में मुख्य खनिज से। जबकि गौण खनिज से, ठीक है, मुख्य खनिज के अंतर्गत कौन कौन आएगा, कोयला, लोहा, चूना, बॉक्साइड। ठीक, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। गौण खनिज के अंदर बाकी सब आते हैं, सीमेंट विमेंट, तो पिस्टन, ये सब। ठीक, चलिए देखिए, अब देखिए गौण खनिज के अंतर्गत कितना पैसा कमाए हैं, 256 करोड़। 256 करोड़ का पैसा कमाया है गौण खनिज के अंतर्गत सरकार। ठीक, तो ये दोनों डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योग, चल खनिज को पहले रिवीजन कर लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में खनिज उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो कोयला का उत्पादन होता है 20%, अर्थात जितने
भारत में जितने भी कोयला उत्पादन होता है उसमें से छत्तीसगढ़ से 20% उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है। ठीक है, वैसे ही अगर भारत में जितने भी लौह अयस्क का उत्पादन होता है उसमें से 16% छत्तीसगढ़ से रहता है। ठीक है, चूना पत्थर भारत में जितने भी चूना पत्थर, जहां से भी चूना पत्थर जो 100% अगर उत्पादन होता है उसमें से 10% छत्तीसगढ़ से उत्पादन होता है। जबकि बॉक्साइट का जो है, बॉक्साइट का 4% होता है छत्तीसगढ़ से, और टीन का तो 100% और कहीं से नहीं होता है, याद रखिएगा। क्योंकि टीन के उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ ही एकमात्र केवल स्थान है जहां से टीन का उत्पादन होता है, इसलिए हमारा पूरे भारत में छत्तीसगढ़ से ही टीन का उत्पादन होता है और कहीं से नहीं होता है। उत्पादन ना याद रखें, भंडारण कहीं भी हो सकता है। चलिए देखते हैं अब मुख्य खनिज से छत्तीसगढ़ सरकार को कितना पैसा मिला है, 6,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, जबकि 256 मतलब 250 करोड़ के आसपास गौड़ खनिज से पैसा प्राप्त हुआ है 2023-24 में छत्तीसगढ़ सरकार को। चलिए आगे देखते हैं उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र में याद रखिएगा एक ही पॉइंट कि छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति चल रही है, तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 2024 से 2030 तक की औद्योगिक नीति चल रही है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उद्योग में से। ठीक, बाकी इतने ये सब लाइन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं जो आपके एग्जाम एडीओ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये वाला लाइन एक एडीओ के लिए, क्योंकि एडीओ में कौन सा टॉपिक है जी, खादी एवं ग्रामोद्योग टॉपिक है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 9 उत्पादन केंद्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 9 उत्पादन केंद्र संचालित है। ये 9 डेटा याद रखना है, जगह का नाम याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। और 9 कहाँ कहाँ, कुंवरगढ़, सारागांव, मैनपुर, गरियाबंद, भगत देवरी, तिफरा, हरदी बाजार, देवर बीजा और डिमरापाल। तो याद रखिएगा अगर किसी को इसके जिले के बारे में भी नाम पता होगा तो कुंवरगढ़ बगल में डिस्ट्रिक्ट लिख करके कमेंट करेंगे। सारागांव तो आपका सप्ती जिला हो गया, मैनपुर आपका, ठीक, गरियाबंद सभी को पता है, भगत देवरी का बता दीजिएगा, देवर विजय का बता दीजिएगा, डिमरा पाल का बता दीजिएगा। सभी कमेंट बॉक्स पे जरूर रिप्लाई करेंगे जिनको पता रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कितने उत्पादन केंद्र संचालित है, तो 9। याद रखिएगा ये डेटा 9। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत एवं आधारभूत संरचना, विद्युत टॉपिक के अंतर्गत अपने को क्या क्या देखना है, यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए ये जो लाइन बता रहा हूं ये भी आपको सपने में याद रखना, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। राज्य की स्वयं की उत्पादन क्षमता, कुल क्षमता राज्य गठन के समय कितना था, जब छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ था। सीएसईबी गठन कब हुआ था जी, 15 नवंबर को, 15 नवंबर सन 2000 को सीएसईबी गठन हुआ था, याद रखिएगा। अर्थात ऐसे कहें, इसको ऐसे ट्रिक के साथ याद किया था मैं, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य गठन कब हुआ था, 1 नवंबर सन 2000 को, तो 15 दिन तक लाइट बंद था, 15 दिन बाद हमारे छत्तीसगढ़ में लाइट आया था, तो 15 दिन बाद मतलब 15 नवंबर। ठीक है, 15 दिन बाद मतलब 15 नवंबर, याद रखिएगा। चलिए देखिए जब छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ था नवंबर सन 2000 में, तो उस समय कुल विद्युत क्षमता कितना था, कुल विद्युत क्षमता था 1360 मेगावाट। ये आपको सपने में भी याद रखना है। 1360, एक का गुणा करेंगे 3, 3 से गुणा करेंगे तो फिर एक देश है, 1 3 3 6, 3 3 का गैप है, देखिए 1 3 जोड़ेंगे 3, फिर 3 में से 3 जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 और फिर 0। ठीक, तो याद रखिएगा उस समय छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता कितना था, 1360। ठीक, ये डेटा आपको सपने में भी याद होना चाहिए, लेकिन ये डेटा एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब एग्जाम में जो पूछेगा ये डेटा पूछेगा कि सितंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ की कुल सिंचाई क्षमता कितनी हो गई है, तो याद रखिएगा 2978.70। ये आपको एग्जैक्ट डेटा याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत क्षमता कितनी हो गई है सितंबर 2024 तक, तो याद रखिएगा 2978, 2978। ठीक है, 2978.70 मेगावाट हो गई है। अब देखिए
अगर 1360 जब छत्तीसगढ़ गठन हुआ था और अभी कितना हो गया है, 2978 हो गया है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा 119% की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भाई? 119% की वृद्धि हुई है, और ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो याद रखिएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो याद रखिएगा 119% की वृद्धि हुई है पहले की अपेक्षा अभी वर्तमान में। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 के अंत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या, मतलब कितने लोग बिजली उपयोग करते हैं, विद्युत उपयोग करते हैं, तो देखिए 63,85,366 लोग हैं जो विद्युत के उपभोक्ता हैं। ठीक है, जो पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में वृद्धि हुआ है। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगला लाइन देखिए कि इन उपभोक्ताओं में बीपीएल कितने हैं, घरेलू कितने हैं, औद्योगिक श्रेणी कितने हैं, गैर घरेलू कितने हैं, ये आपको याद रखिएगा। डेटा याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। याद रखिएगा बीपीएल में 25%, घरेलू में 54%, घरेलू वाले 54% लोग यूज करते हैं विद्युत। गैर घरेलू में 6% प्रयोग करते हैं। औद्योगिक श्रेणी में 0.61% लोग इसका प्रयोग करते हैं। जबकि कृषि हितग्राही में अगर देखें, कृषि हो गया, ये कृषि है। ठीक, 11%। तो इसमें सबसे ज्यादा देखेंगे तो घरेलू सबसे ज्यादा विद्युत प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक, ये ऐसा डेटा याद नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। ठीक, आपको यहाँ पे ये डेटा ही बस याद रखना है। ठीक, तो घरेलू वाले ही है जो सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। उसके बाद आपका बीपीएल। ठीक है, उसके बाद आपका गैर घरेलू वाले, सॉरी कृषि उपभोक्ता वाले। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक लाइन आपको दिख जाएगा, नेशनल हाईवे को यहाँ पे डाल दिया है। ठीक, कि मार्च 12वां माह 2023, ठीक है, 12वां माह 2023 मतलब दिसंबर माह 2023 की स्थिति में नेशनल हाईवे जो है तो उसकी संख्या कितनी है? तो 3,484। ठीक है, 3,484, एकदम इजी डेटा है। 3,484, 3,484, 3,484 नेशनल हाईवे 3,484। अब देखिए ऐसे क्या, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए 3 को ऐसे लिखते हैं अपन, 4 को ऐसे लिखते हैं, फिर 3 को ऐसे लिखते हैं, फिर 4 को ऐसे लिखते हैं। अरे गड़बड़ हो गया भाई, ये हो गया 8, ऐसा याद रखिए। फिर याद रखना है 3,4,3,4, 3 को फिर बना दीजिए 8, तो याद रखिएगा 3,4,8,4 नेशनल हाईवे, छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया कि छत्तीसगढ़ में विद्युत अगर बात करें छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय तो 1960 मेगावाट था, जो वर्तमान में बढ़ करके 2900 और 1360 ना, 1960 नहीं, 1360 मेगावाट था। जबकि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 2978.70 में 70 मेगावाट हो गया है, जो कि पहले की अगर तुलना करें तो 119% की वृद्धि दर्ज की गई है, अर्थात मतलब इतनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? तो 3,484 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं ग्रामीण एवं रोजगार। ठीक, और ये आपका एडीओ के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था वर्ष 2000 में राज्य स्थापना के साथ लागू हो गया था, क्योंकि उस समय तो उसके पहले तो मध्य प्रदेश के साथ चल रहा था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो डेटा आपको पढ़ना है, मनरेगा वर्ष 2023-24 में 24.7 लाख परिवारों को कितने मानव दिवस सृजित हुए थे? ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 1,276 लाख मानव दिवस है ना ये। ठीक है, 1,276.63 लाख मानव दिवस सृजित हुए थे। कितने लाख परिवारों को? कुल कितने लाख परिवार? 24.77 लाख परिवारों को कितने मानव दिवस रोजगार सृजित हुए थे? तो याद रखिएगा 1,276 लाख मानव दिवस सृजित हुए थे। उस समय 2023-24 में, उस समय 2023 में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या थी 54%। ठीक है, 54%, याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा कि वर्ष 2023-24 में
कितने परिवारों को 100 दिवस का रोजगार दिए थे। अब ऐसा क्वेश्चन बनेगा दूसरा क्वेश्चन कि कितने परिवारों को 100 दिवस का रोजगार दिया गया था। तो याद रखिएगा 3,43,122 परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया था। ये दोनों डेटा आपको याद रखना है कि मनरेगा वर्ष 2023-24 में 24,77,000 परिवारों को 1,276 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित हुए थे, जिसमें 54% महिलाओं को मिला था। ठीक, उसमें 100 दिवस का रोजगार कितने परिवारों को मिला है? तो 3,43,122 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार मिला है, किसमें 24.77 लाख परिवारों में से। ठीक, अगला पॉइंट जो आपको अभी के वर्तमान दृष्टिकोण से याद रखना है, ये वाला डेटा कि 2024-25 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी। 2024-25 में सितंबर 2024-25, ठीक, 21 लाख देख कम हो गया है ना। पहले मनरेगा में ज्यादा काम करते थे, अब मनरेगा में काम करने वाले कम हो गए हैं। परिवारों की संख्या कितनी हो गई है? 21 लाख हो गई है। पहले इसके पहले कितना था? 24 लाख। देखिए इस समय कितने मानव दिवस सृजित थे? 1,276, लेकिन इसमें भी कम हो गया है, 800 के आसपास आ गया है। 800 मानव दिवस, 811 मानव दिवस। इसमें महिलाएं कितने प्रतिशत? याद रखिएगा 54 पे। इस बार महिला जो है ज्यादा दिखे हैं। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में महिला काम करने वाले ज्यादा दिखे हैं। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि 100 दिवस का रोजगार कितने को मिला है इस बार, कितने परिवारों को? 58,000 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार मिला है, जो पिछले वर्ष कितना था? पिछले वर्ष आपके बहुत ज्यादा, इसके 6 गुना, 3,43,000 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार मिला था, लेकिन इस बार 58,699 परिवारों को ही 100 दिवस का रोजगार मिला है। और ये डेटा एडीओ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरीय निकाय, नगरीय निकाय में आपको जो याद रखने की बात है वो मैं आपको बता देता हूं। ये वर्ड्स ऐसा नहीं लिखते भाई, वर्ड्स ऐसा लिखते, ये आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा एक चीज और पढ़ लीजिए। हाँ। अब शहरीकरण की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, कोर्ट में एक बार बना भी था कि वर्ष 1951 में जहां शहरीकरण कितना प्रतिशत था? 4,88% था, अर्थात 3,6 लाख प्रतिशत ही शहरीकरण किए थे, मतलब गांव से शहर की ओर गए थे। लेकिन अब वही 2011 के सर्वे के हिसाब से 23,24% जो है, अर्थात 59,37 लाख लोग जो है शहरीकरण की ओर बढ़ चुके हैं। वो काम का नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अर्थात शहरीकरण बढ़ चुका है, बढ़ रहा है, ये बात याद रखिए। अब देखिए वर्ष 2023 में सार्वजनिक परिवहन में ढांचे को दुरुस्त करने के लिए पीएम बस सेवा आरंभ किया गया है। कब? 2023 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसके तहत रायपुर में, दुर्ग भिलाई में, बिलासपुर में और कोरबा में 4 जगह याद रखना है। रायपुर में, रायपुर सिटी, दुर्ग भिलाई सिटी, बिलासपुर सिटी, दुर्ग भिलाई एक साथ ना, रायपुर में, दुर्ग भिलाई सिटी, बिलासपुर सिटी और कोरबा सिटी में ई बस की स्वीकृति मिली है। कि जैसे रायपुर में शायद आपके याद, मेरे ख्याल से याद आ रहा है, 50 बस या 100 बस ऐसा वहां चलेंगे, ऐसे सब जगह फिक्स कर दिया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा ये डेटा ग्रामीण विकास से संबंधित, सॉरी नगरीय विकास से संबंधित। ठीक, ये शहर के बारे में बात करेगा। तो जो पीएम ई बस सेवा है, योजना है, वो नगरीय क्षेत्र में लागू है, ना कि ग्रामीण क्षेत्र में, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं शिक्षा। देखिए वर्ष 2023-24 में सरस्वती साइकिल योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, जो बच्चों को साइकिल देती है। ठीक है, ये आपका इसका प्रारंभ हुआ था 2004-5 में, याद रखिएगा सरस्वती साइकिल योजना। इसके तहत कितने छात्राओं को लाभान्वित किया गया है? 1,64,700 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और 2023-24 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी दिया जाता है। ये कितने छात्रों को मिला गया है? 63 लाख छात्राओं को मिला है। ठीक है, चलिए ये भी याद रखने की आवश्यकता नहीं। बस सरस्वती साइकिल योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 2004-5 में हुआ था, वित्तीय वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। अब लास्ट आने वाले हैं। ठीक है, सेशन लास्ट आने वाला है आज का क्लास। स्वास्थ्य विभाग में देखें, स्वास्थ्य विभाग में। ठीक,
तो स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो आपको 2-3 डेटा याद रखना है यहाँ पर का, ठीक है। एसआरएस बुलेटिन अर्थात 1997 से 2003 के बीच की बात करें तो प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात, मातृ मृत्यु दर कितना था, तो याद रखिएगा 200-365 के आसपास, ठीक। वो याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन वर्तमान की बात करें, ये वर्तमान, लेकिन वर्तमान में कौन सा एसआरएस बुलेटिन चल रहा है, 2018-20, ठीक है। वर्तमान एसआरएस बुलेटिन कौन सा चल रहा है, 2018-20 के अनुसार यदि हम देखें तो मातृ मृत्यु दर कितना है, 137 प्रति लाख जीवित जन्म है, याद रखिएगा। ये डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मातृ मृत्यु दर कितना है छत्तीसगढ़ का, 137 प्रति लाख, ठीक है, 137 प्रति लाख, ठीक। क्लियर है, मतलब ये है कि 1 लाख बच्चों में से, 1 लाख जीवित बच्चों में से 137 माओ की मृत्यु हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं राज्य में बढ़ते बाल लिंगानुपात और बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए। देखिए भ्रूण हत्या होता था पहले, जहां भी अगर पहले भनक लगती थी कि गर्भ में कौन है, बच्ची है, मतलब लड़कियां है, तो भ्रूण हत्या कर दिया जाता था। उसमें से सोच बदलने के लिए एक योजना चालू किया गया है, नोनी सुरक्षा योजना। नोनी सुरक्षा योजना यह 2014 से लागू कर दिया गया है छत्तीसगढ़ में, ठीक। तो याद रखिए 1 अप्रैल 2014 से छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है, ठीक, याद रखिएगा। आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या कितनी है, 52,000 के आसपास आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या है छत्तीसगढ़ में। ये आपका 2 सितंबर 2024 की स्थिति तक में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा में ये आपका पेंशन वाला जो एडीओ से रिलेटेड हो सकता है ये, क्योंकि सब योजना पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कितने हितग्राही को लाभान्वित हुए हैं, 4 लाख के आसपास। जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना के अंतर्गत कितने हितग्राही लाभान्वित हुए हैं, 33,000 के आसपास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे याद रखें ये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में देखो, जो अगर प्री क्लियर कर लेंगे तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितना प्रतिशत में कितना लाख रुपए मिलेगा, तो 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। यदि कोई बच्चा एसटी एससी बच्चा जो है यूपीएससी का प्रारंभिक पेपर अगर पास कर लेता है तो उसको सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए की राशि मेंस की परीक्षा की तैयारी के लिए मिलेगा, ठीक है। एक लाइन आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो केंद्र से संबंधित योजना है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जिसको शॉर्टकट में पीएमजेवी के कहा जाता है, ये अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ जिले में ही लागू किया गया है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को कहाँ लागू किया गया है, तो जसपुर जिले। ये अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को बढ़ावा देने से संबंधित है यह विकास कार्यक्रम, ठीक। ये आपका केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा चालू किया गया है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं, केवल केवल जसपुर जिले में ही लागू किया गया है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंग्लिश में कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक। ये देखिए एस डी जी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स 4.0 ये है, ये सूचकांक का नवीनतम संस्करण है जिसको कब लॉन्च किया गया है, 2024 में लॉन्च किया गया है। इसमें कितने संकेतों का उपयोग किया गया है, तो 113 संकेतों का उपयोग किया गया है। ये डेटा याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, जो आपको बताऊंगा वो चीज याद रखिएगा। देखिए ये लाइन आपको याद रखना है,
एसडीजी ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना। एसडीजी जिला स्तरीय बेसलाइन एवं प्रगति रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ 2023 तक फ्रंट रनर श्रेणी के अंतर्गत कितने जिले आएंगे? 33 में से 27 जिले, जबकि 6 जिले जो बचे हैं 33 में से, ये किसके अंतर्गत आएंगे? परफॉर्मर श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, याद रखिएगा। और इन जिलों के नाम भी दिया हुआ है, कौन कौन से जिले? एक आपके परफॉर्मर जिले के अंतर्गत आए, परफॉर्मर श्रेणी के अंतर्गत आएंगे जसपुर जिला, कोंडागांव जिला, दंतेवाड़ा जिला, सुकमा जिला, बलरामपुर जिला और बीजापुर जिला। कितने जिले? देखो ये आपके सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग के ही हैं, ठीक। देखिए ये आपका बलरामपुर जिला और जसपुर जिला, ठीक। छह में से, ये छह में से आपका बता रहा हूं ना, छह जो परफार्मर परफॉर्मर श्रेणी के अंतर्गत जो आएंगे, वो मैं छह आपको बता रहा हूँ। तो आपके दो आपके कौन? सरगुजा संभाग में दो, और चार आपके बस्तर संभाग में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक आपका कोंडागांव, दूसरा आपका दंतेवाड़ा, तीसरा आपका सुकमा, और चौथा आपका बीजापुर, याद रखिएगा, ठीक। ये चारों डेटा याद रखिएगा कि बस्तर संभाग में परफॉर्मर श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे? कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर। जबकि सर्व संभाग के दो जिले आएंगे, बलरामपुर और जसपुर। इतना चीज आपको याद रखना है। आर्थिक, ये आपका समाप्त होता है आर्थिक पहला टॉपिक जो है आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, ठीक है, ये याद रखिएगा, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। इस हिसाब से यदि हम देखेंगे तो आर्थिक स्थिति एक समीक्षा आपका हो जाता है समाप्त, ठीक है। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे से क्वेश्चन आता है, ये आपका ओवरव्यू है इकोनॉमिक सर्वे का। जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसमें से आपको इंपॉर्टेंट ज्यादा फोकस कौन कौन से करना है, तो यही डेटा आर्थिक स्थिति एक समीक्षा में, समीक्षा वाले सेक्शन में दिया रहता है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से हमने तीन तीन इकोनॉमिक सर्वे की क्लास में पहला टॉपिक को हमने खत्म कर लिया है, ठीक है। अगर जिन्होंने पहला दूसरा क्लास नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज उनका लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके आप लोग लिंक ओपन करेंगे तो मिल जाएगा, या आप प्ले लिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, डेली मेरे द्वारा 9 बजे, सुबह 9 बजे, 10 बजे एक क्लास अपलोड किया जाता है। अगर किसी बस अपलोड नहीं होता है तो आप पोस्ट, जो कम्युनिटी पोस्ट जो होता है, उसको मैं लिख देता हूं कि किस कारण आज लेट हो सकता है, वो आप जाके जरूर देख लीजिएगा 10 बजे तक, अगर वीडियो अपलोड नहीं होता है तो, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पोस्ट होता है, पोस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे कमेंट जो कमेंट जो लिखा रहता है, उसमें आप देख सकते हैं कि मेरे द्वारा पोस्ट डाल दिया जाता है कि आज इस कारण या इस बजे, इतने बजे तक पोस्ट कर दिया जाएगा या अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक। तो याद रखिएगा ये चीजें। हाँ दोस्तों, अगर क्लास पसंद आए तो लिंक जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट जरूर किया कीजिए कि अच्छा है क्लास, बुरा है क्लास, जैसा भी आपका सुझाव हो जरूर मैं एक्सेप्ट करूंगा। और कुछ सुझाव होगा तो जरूर अपना आपका छोटा भाई समझ करके मेरे को सुझाव दीजिएगा, और चाहूंगा कि आपका सपोर्ट मुझे जरूर मिले। इस तरीके से आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।